मूवी शुरू होती है तो हम स्पेसशिप नोस्ट्रोमो को देखते हैं। ये एलियन कोवेनेंट मूवी के बाद का सीन है। 18 साल गुजर चुके हैं। ये सन 2122 चल रहा है। ये स्पेसशिप अर्थ की तरफ जा रहा है। इस शिप में कैप्टन डेलस, रिप्ले, केन, डेलस, मिस लैम्बर्ट, ऐश और बाकी मेंबर्स थे। वो काफी अरसे से स्लीपिंग पॉड में थे, लेकिन किसी खराबी की वजह से उनकी शिप का कंप्यूटर उन्हें वक्त से पहले ही जगा देता है। दोस्तों, एलियन 1 1979 की कहानी शुरू करने से पहले आपको बताते चलूं कि एलियन सीरीज का ये तीसरा पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट तो प्रोमेथियस था जो कि 2012 में रिलीज हुआ। फिर एलियन कोवेनेंट दूसरा, और उससे आगे कि डेविड कैसे इस एलियन प्लेनेट यानी इंजीनियर्स के प्लेनेट पर एलियन की आर्मी बनाता है। वो बाकी एक्सपेरिमेंट वो नेक्स्ट पार्ट एलियन अवेकनिंग में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो पार्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ। तो हम जानते हैं कि डेविड को इस प्लेनेट पर फेसहगर्स के एग्स मिले थे। वहाँ पर जेनोमॉर्फिया एलियन बना था, और वो जेनोमॉर्फिया कैसे इंसानों से मिलता है और उससे आगे की कहानी 4 पार्ट्स में है, जो 1979 से 1997 तक रिलीज हुए। इस दौर में टेक्नोलॉजी तो इतनी नहीं थी, ना ही सुपर कंप्यूटर्स थे कि मस्त किस्म के VFX इफेक्ट्स डाले जा सकें, और ना एनिमेशन थी। लेकिन आप देखकर हैरान होंगे कि ये VFX इफेक्ट्स एनिमेशन उस वक्त के हिसाब से बहुत ही एडवांस थी। इसी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। मूवी शुरू होती है तो हम स्पेसशिप नोस्ट्रोमो को देखते हैं। ये एलियन कोवेनेंट मूवी के बाद का सीन है। 18 साल गुजर चुके हैं। ये सन 2122 चल रहा है। ये स्पेसशिप अर्थ की तरफ जा रहा है। इस शिप में कैप्टन डेलस, रिप्ले, केन, डेलस, मिस लैम्बर्ट, ऐश और बाकी मेंबर्स थे। वो काफी अरसे से स्लीपिंग पॉड में थे, लेकिन किसी खराबी की वजह से उनकी शिप का कंप्यूटर उन्हें वक्त से पहले ही जगा देता है। वो उठते हैं, फ्रेश होते हैं और खुश होते हैं कि घर आ गया है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि अभी तो वो अर्थ के आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे, और अभी एक और न्यूज उन्हें घबराने के लिए मौजूद थी कि शिप को कुछ अननोन सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो स्पेसशिप ने उनसे कंसल्ट किए बगैर ही अपना रुख उस तरफ मोड़ लिया था, यानी वो अब सिग्नल्स को इन्वेस्टिगेट करने उस तरफ जा रहे थे, ना कि जमीन की तरफ। अब ये खबर सुनकर तो सब घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम जमीन की तरफ जाएंगे और इन सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे। लेकिन ऐश कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमें ये सिग्नल मसूल हुए हैं, इसलिए अगर उन्हें इन्वेस्टिगेट ना किया तो मसला हो जाएगा और हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें इन सिग्नल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना पड़ता है। अब वो देखते हैं कि ये कोई प्लैनेट्स का सिस्टम था, और उन्हें इन्हीं में से किसी प्लेनेट के मून से सिग्नल्स मिल रहे थे। तो वो उसकी तरफ जाते हैं और इस मून पर लैंड करते हैं। अब मिस लैम्बर्ट, कैन और कैप्टन डेलस इन सिग्नल्स की जगह ढूंढने के लिए वहां उतरते हैं। वो देखते हैं कि इस प्लेनेट पर हवा बहुत तेज थी, लेकिन लकीली ग्रेविटी तकरीबन जमीन जैसी थी, इसलिए वो आसानी से चल पा रहे थे। बाकी क्रू मेंबर्स शिप पर ही थे। रिप्ले इन सिग्नल्स को डिकोड करने लगती है। इधर तीनों प्लेनेट पर सिग्नल्स की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें एक स्पेसशिप मिलता है, जो हमने प्रोमेथियस और एलियन कोवेनेंट में देखा था। ये वही प्लेनेट था जहाँ इंजीनियर्स रहते थे, यानी वो एलियन मखलूक जिन्होंने इंसान को बनाकर जमीन पर भेजा था। और डेविड रोबोट ने इस प्लेनेट पर काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। मुख्तलिफ एलियन जैसे जेनोमॉर्फ भी बनाए थे। अब वो अंदर जाते हैं जहाँ से उन्हें सिग्नल्स आ रहे थे। अंदर जाने पर उन्हें एक बहुत ही बड़े इंजीनियर का ढांचा मिलता है। ये देखकर तो वो डर ही जाते हैं। मिस लैम्बर्ट अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। शिप में रिप्ले मैसेज डिकोड कर लेती है। उसे पता चलता है कि ये तो वार्निंग थी, यानी ये सब अब इस प्लेनेट पर खतरे में थे। लेकिन ऐश उसे किसी को बताने से रोक देता है। इधर वो तीनों इस शिप के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ जाकर उन्हें ब्लैक लिक्विड मिलता है और फेसहगर्स के अंडे भी, जो हमने प्रोमेथियस और एलियन कोवेनेंट में देखे थे। कैन उनके पास जाकर देखने लगता है तो एक फेसहगर बाहर निकलकर उस पर अटैक करता है और उसके फेस पर चिमट जाता है। लैम्बर्ट और डेलस उसको उठाकर शिप की तरफ लाते हैं और रिप्ले को डोर खोलने का कहते हैं, लेकिन वो नहीं खोलती और पूछती है कि केन के फेस पर क्या है। तो डेलस कहता है कि शायद इन्फेक्शन है। तो रिप्ले कहती है कि प्रोटोकॉल्स के मुताबिक किसी भी इन्फेक्टेड क्रू मेंबर और किसी भी ऐसी चीज को जिससे शिप में इन्फेक्शन आए और जमीन पर इन्फेक्शन जाने का खतरा हो, शिप में दाखिल नहीं हो सकता। अब केन का इन्फेक्शन खत्म करना था, फिर 4 आवर्स तक उसे क्वारंटाइन रखना था ताकि पता चल सके कि उसमें इन्फेक्शन के साइन हैं या नहीं। लेकिन ये बातें हो ही रही थी कि ऐश दरवाजा खोल देता है और वो अंदर आ जाते हैं। ऐश अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। ऐश तो जैसे कुछ सोच रहा है, लेकिन बता नहीं रहा कि वो क्या करना चाहता है। उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा था जिस पर वो अकेले ही अमल करना और बाकी क्रू मेंबर से करवाना चाहता था। अब वो केन मेडिकल रूम में लेकर आते हैं और उसके फेस से वो फेस अगर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते और वो बहुत ही क्रीपी था और बेचारा केन उसका शिकार हो गया था। अब वो उसे मेडिकल रूम में छोड़कर आ जाते हैं। जब रिप्ले उसे देखने जाती है तो देखती है कि उस फेसहगर ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अब भी बेहोश है।
इसी दौरान हम देखते हैं कि वो क्रीचर रिप्ले पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाती है। अब रिप्ले और डेलिस में बहस हो जाती है। डेलिस कहता है कि हमें एलियन लाइफ मिली है, हमें इस मौका से फायदा उठाकर जमीन पर ले जाकर रिसर्च करनी चाहिए, इससे हम इंसानों को बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन रिप्ले कहती है कि हम नहीं जानते कि ये किस तरह का क्रिएचर है, वायरस है, ये हमारे लिए और जमीन के इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमें प्रोटोकॉल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम इस क्रिएचर को यहीं छोड़कर वापस जमीन पर जाते हैं। अब डेलिस भी एज की साइड लेता है और वो रिप्ले की बात नहीं मानते और यही तय होता है कि ये क्रिएचर जमीन पर जाएगा। तो शिप इस प्लेनेट से टेक ऑफ करता है। हम देखते हैं कि मेडिकल रूम में केन भी होश में आ जाता है। वो सब खुश होते हैं और स्लीपिंग पॉड्स में जाने वाले थे। सब टेबल पर बैठकर हंसी खुशी लास्ट खाना खा रहे होते हैं ताकि खाने के बाद वो लंबी नींद में चले जाएं। और फिर जब जमीन आएगी, शिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उन्हें जगा देगा। केन भी खाना खा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसका जिस्म उसके कंट्रोल में नहीं रहता। सब उसे पकड़कर काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी। अचानक से उसकी छाती फटती है और एक क्रीपी एलियन जेनोमॉर्फ का बेबी बाहर आता है। वो एलियन इन सब को देखता है और फिर तेजी से भागना शुरू कर देता है। केन मर चुका था। सब उसकी आखिरी रस्मात अदा करके शिप को स्टेबल करने में लग जाते हैं। शिप खराब हो रही थी, इसलिए वो इस एलियन को ढूंढने के लिए 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं। वो शिप को ठीक किए बगैर और एलियन को शिप से बाहर किए बगैर स्लीपिंग पॉड्स में नहीं जा सकते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो एक तो एलियन उन्हें मार देगा या शिप खराब होकर काम करना बंद कर देगी, फिर भी वो मारे जाएंगे। अगर वो सोते नहीं तो सफर बहुत लंबा था और वो बूढ़े होकर मारे जाएंगे। इसलिए उन्हें अपनी लाइफ के लिए और इस एलियन को भी ढूंढना था और शिप भी ठीक करनी थी। पार्कर, ब्रेट और रिप्ले टीम बनाकर इस एलियन को ढूंढने शिप की बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ हलचल महसूस हो रही थी। जब वो एक डोर खोलते हैं तो उनकी बिल्ली वहाँ होती है। एलियन नहीं था, वो वहाँ से भाग जाती है। ये बिल्ली पालतू थी, इसलिए ब्रेट उसके पीछे जाता है ताकि वो उसे एलियन से बचा सके और पकड़कर महफूज जगह पर ले जाए। वो उसका पीछा करते ही आगे बढ़ता है तो देखता है कि जगह एक अजीब किस्म की स्किन पड़ी है, जैसे किसी स्नेक ने अपनी ओल्ड स्किन उतारी हो। वो एलियन की थी जो कि शिप की एनर्जी को कंज्यूम करके बड़ा हो गया था और पुरानी स्किन उतार दी थी। ब्रेट आगे बढ़ता है तो वो एलियन बाहर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उसके साथ वहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ खून के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अब सब जान चुके थे कि ये एलियन फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये खूनख्वार दरिंदा है जो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए इंसान को होस्ट बनाता है और इंसानों को मार भी देता है। ये जमीन पर पहुंच गया तो ये किसी वायरस की तरह जमीन पर फैल जाएगा और जमीन पर तबाही आ जाएगी, इसलिए उसे पकड़ना बहुत लाजमी हो गया था। सब लोग फिर से मिलते हैं और उनकी बहस शुरू हो जाती है। सब डेलिस और ऐश पर गुस्सा होते हैं और उन्हें इस सब का जिम्मेदार करा देते हैं क्योंकि वो ही इन्फेक्टेड केन को शिप में लाए थे। रिप्ले उन्हें कहती है कि हमें मिलकर काम करना होगा। एलियन छोटा है, वो एयर डक्ट में छुपा होगा, वहां जाकर हम उसका खात्मा करेंगे। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि अब एलियन तो बहुत बड़ा हो चुका है। अब डेलिस को ये कहा जाता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम ही जाओगे उसे मारने के लिए। वो वेपन और लाइट लेकर एयर डक्ट के अंदर चला जाता है। वहाँ काफी अंधेरा था। कंट्रोल रूम से वो उसे बताते हैं कि एलियन तुम्हारे करीब ही है, लेकिन फिर वो उससे दूर होना शुरू हो जाता है तो वो आगे बढ़ता है। आगे जाकर एलियन फिर सामने आ जाता है। वो देखता है कि ये एलियन तो बहुत बड़ा हो चुका है। वो उस पर अटैक कर देता है। डेलिस भागता है, लेकिन वो उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि शिप में मिस लैम्बर्ट, रिप्ले, ऐश और पार्कर ही जिंदा बच पाए थे और ये एलियन शिप में आजाद घूम रहा है। रिप्ले गुस्सा थी क्योंकि उसने तो प्रोटोकॉल को फॉलो किया था, लेकिन ऐश की वजह से ये सब प्रॉब्लम खड़ी हुई। अब रिप्ले मदर कंप्यूटर के पास जाती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खास शाहकार थी। उसके पास तमाम प्रॉब्लम्स के जवाब थे। रिप्ले उससे पूछती है कि इस एलियन से कैसे जान छुड़ाएं और इसे कैसे पकड़ें। इसके अलावा वो हमारे बचने के चांसेस क्या हैं। लेकिन इस बात का जवाब तो मदर कंप्यूटर के पास भी नहीं था। वो कहता है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। रिप्ले इस कंफ्यूजन वाले आंसर के बारे में पूछती है कि इसका क्या मतलब, तो कंप्यूटर बताता है कि मुझे कंपनी से कुछ ऑर्डर्स मिले हैं जो कि सिर्फ ऐश ही पढ़ सकता है और उसी की उस पर एक्सेस है। रिप्ले कुछ कोर्स डालकर उस पर एक्सेस हासिल कर लेती है और वो मैसेज पढ़ना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि ऐश ने कंपनी को इस एलियन के बारे में बता दिया था और इस एलियन प्लेनेट के बारे में कंपनी ने ही उन्हें बताया था कि इस तरफ जाएं, तो ऐश उन्हें इस तरफ लेकर जाने पर राजी करता है। और अब कंपनी चाहती थी कि वो इस एलियन को जमीन पर लेके आए रिसर्च के लिए और इसके लिए उन्होंने ऐश को मुकम्मल छूट दी थी कि वो कुछ भी कर सकता है, चाहे मेंबर्स की जान ही क्यों न जाए। अब रिप्ले देखती है कि ऐश भी वहाँ उसके साथ आकर बैठ गया है तो वो उससे लड़ पड़ती है और पूछती है कि तुम्हें सब पता था और कंपनी के मफाद के लिए तुमने हम सब की जान खतरे में डाली। ऐश उस पर अटैक करता है और उसे मारने वाला होता है कि बाकी मेंबर्स आकर रिप्ले को बचाते हैं और ऐश पर अटैक करते हैं। इस दौरान उसकी गर्दन कट जाती है और राज खुलता है कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट था जो कि कंपनी की तरफ से उनके साथ इस मिशन पर इंसान बनाकर भेजा गया था ताकि वो सब अपने कंट्रोल में रख सकें। रिप्ले उसके सर को फिर से रीएक्टिवेट करके उसे कंपनी के इस मिशन के बारे में, प्लान के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये एलियन जमीन पर जाएगा ही और तुम लोग भी बच नहीं पाओगे क्योंकि ये एलियन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है।
यह सुनकर पार्कर को गुस्सा आता है। वो जाते हुए उसके सर को जला देता है। अब लैम्बर्ट कहती है कि एलियन मैन शिप पर है, तो अगर हम इस शिप को ही उड़ा दें तो वो मारा जाएगा और हम स्पेस शटल से अर्थ पर चले जाएंगे। तो उसके लिए सप्लाई की जरूरत थी जो कि बेसमेंट में थी और लैम्बर्ट और पार्कर बेसमेंट में सप्लाई लेने चले जाते हैं, जहाँ एलियन आकर उन पर अटैक करता है और वो दोनों भी वहाँ मारे जाते हैं। अब रिप्ले अकेले ही सर्वाइवल थी। वो शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देती है और अब उसके पास 10 मिनट हैं। वो भागकर शटल की तरफ आती है तो उसे बिल्ली नजर आती है। वो उसे बॉक्स में रखकर शटल की तरफ भागती है ताकि जल्दी से उसे डिटैच करके भाग सके, लेकिन शटल के पास इस एलियन की आवाजें आती हैं। तो वो कहती है कि अगर एलियन शटल में आ जाए तो मेन शिप को डिस्ट्रॉय करने का फायदा ही नहीं है। वो वापस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड को बंद करने जाती है लेकिन नहीं जा पाती और वापस शटल की तरफ आ जाती है। वो सही तरह से शटल को चेक करती है और तसल्ली करती है कि एलियन शटल में तो नहीं, और शटल डिटैच कर लेती है। हम देखते हैं कि स्पेस में नोस्ट्रोमो शिप डिस्ट्रॉय होता है और अब रिप्ले स्लीपिंग चैम्बर में सूट पहनकर जाने लगती है। वो देखती है कि सामने पाइप्स के बीच एलियन छुपा बैठा है और इस एलियन को पता था कि क्या होने जा रहा है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो शटल में आकर छुप गया था। अब रिप्ले सूट पहनकर चैम्बर में जाती है और शटल में गैस छोड़ देती है। साथ में शटल का एयर डोप डोर ओपन करती है। जेनोमॉर्फ बाहर आ रहा था लेकिन शटल की सारी चीजें अब बाहर खींची जा रही थी। वो एलियन भी बाहर चला जाता है और वो वापस आने की कोशिश करता है लेकिन रिप्ले डोर बंद कर देती है और शटल का इंजन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से एलियन अब उससे दूर हो रहा था। अब रिप्ले अपना फाइनल व्लॉग रिकॉर्ड करती है। वो बताती है कि इस प्रॉब्लम की वजह से उसके सारे क्रू मेंबर्स मारे गए हैं। अब कुछ हफ्तों तक वो फ्रंटियर में पहुंच जाएगी, जहाँ से उसकी कंपनी के लोग उसे अर्थ पर भेज देंगे और वो स्लीपिंग पॉड में चली जाती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट भी जल्द अपलोड हो जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन वसूल हो जाए।